Hello students, welcome back to Prepon. We are studying 50 important topics on Indian polity, and the first topic we have covered is preamble to the Constitution of India. बहुत गहराई से मैंने आपको बताया है प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल में जितने भी आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, और उनसे अगर क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्टली भी आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए आज अगला टॉपिक लेते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर्स। सो टुडेज टॉपिक इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सेलिएंट फीचर्स। सो द फर्स्ट इज इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान ऐसे है जैसे बोरो किया गया हो, जैसे ये किसी ने हमको दिया हो। व्हाई इट इज कॉल्ड बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? It is called borrowed constitution because it was given by Constituent Assembly, or it is called so because it was given by Indian National Congress, or it is called so because it was given by the British government, or it is called borrowed because it was given by Constituent Assembly. It is not called borrowed for all these reasons. It is called borrowed because most of the provisions of the Indian constitutions have been taken from अदर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और दुनिया के देशों के संविधान हैं, वहाँ से कुछ कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, तो इसे बोल देते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा संविधान काफ़ी देर में बना और उससे 200 साल पहले से बहुत से संविधान काम करते आ रहे थे। हम लकी थे, फॉर्चुनेट थे कि हमको बहुत सारे संविधानों को समझने का मौका मिला, उनको पढ़ने का मौका मिला। पॉलिटिकल सिस्टम्स जो दुनिया में चलते आ रहे थे उनको हमने समझा, पढ़ा, और वो सारी चीज़ें, वो सारे फीचर्स जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सूट करते हैं उनको वहाँ से लिया, मॉडिफाई किया, अपने संविधान में जगह दी। इसलिए इसे कह देते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज मैनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ले लिया। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश सिस्टम पे आधारित हैं। ऐसे ही डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। इस तरीके से प्रोविजंस जगह जगह से लिए गए हैं, कह देते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे देखा जाए तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसका मॉडिफाइड वर्जन है, उसी को हम आज कह देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही एक वजह है कि हमको संविधान बनाने में आसानी हुई, क्योंकि हमारे पास एक लगभग एक पैटर्न, एक टेम्पलेट पहले से बनी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के फॉर्म में, जिससे संविधान निर्माताओं को एक लिंक रेफरेंस मिल गया था। उसी को हमने थोड़ा सा तब्दील किया, बदला, और अपने संविधान में के तौर पे पेश कर दिया। इसलिए इसे कह देते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत सारे फीचर्स जगह जगह से लिए गए हैं। कई बार ये छोटे छोटे मैचिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है, तो एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ से ली हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज इट इज वन ऑफ द lengthiest known constitution in the world. It is one of the lengthiest known constitution in the world. जितने संविधान जाने जाते हैं उनमें सबसे लंबा है भारत का संविधान। Most worded constitution in the world. Lengthiest constitution है। यूजुअली संविधान बहुत लंबे नहीं होते, बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बहुत बड़ा बनाया है। ये lengthiest constitution क्यों हो गया है? और देशों के संविधान बड़े इसलिए नहीं हैं, जैसे यूएसए है, वहाँ का संविधान बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ राज्यों के अपने अपने संविधान होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देश का संविधान और राज्यों का संविधान एक ही संविधान है। हमारा देश भिन्नताओं का देश है,
डाइवर्सिटी का देश है और डाइवर्सिटी में डिफरेंट लैंग्वेज हैं, रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, ग्रुप्स हैं, कास्ट हैं, सारी भिन्नताओं को एड्रेस करने के लिए बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वहाँ बैकवर्डनेस ज़्यादा है। तो सभी भिन्नताओं को एड्रेस करने के लिए संविधान में सभी के लिए कुछ ना कुछ लिया गया है, इसलिए बन जाता है लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यों का भी संविधान यही संविधान है, सेंटर का संविधान भी यही संविधान है। सिंस इट एड्रेसेस डाइवर्सिटी on a large scale, hence it becomes a lengthiest constitution। ये डाइवर्सिटी को एड्रेस करता है, चाहे रीजन हो, रिलीजन्स हो, सेक्शंस हो, सेक्ट्स हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ उसने सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। जब भिन्नताएं होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट रहेंगे तो देश में यूनिटी इंटीग्रिटी नहीं रहेगी। इसलिए पहले से ही सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, इसलिए बन जाता है ये व्हाट लेंदिएस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इसलिए लेंदिएस्ट है। सो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर कि हमारा संविधान भिन्नताओं को एड्रेस करता है, हर प्रकार की भिन्नता के लिए सॉल्यूशन देता है ताकि कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, क्योंकि कन्फ्लिक्ट पैदा होने से टकराव होता है और टकराव होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। हेंस इट इज सो। नाउ नेक्स्ट फीचर, it is a written constitution। it is a written constitution। our constitution is a written constitution। इसमें क्या खास बात है कि ये written constitution है। संविधान तो written होते ही हैं, लिखे हुए होते ही हैं, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे होते ही हैं। हम कहते हैं हमारा संविधान written constitution है। इसमें क्या खास बात है? देखिए, संविधान की क्लासिफिकेशंस कई बेसिस पे होती है, उन्हीं में एक क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है रिटन और अनरिटन। जब हम कहते हैं संविधान रिटन है तो इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन ब्लैक एंड वाइट। संविधान को लिखते समय एंटिसिपेट करते हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया है। छोड़ा नहीं गया है कि कोई डाउट क्रिएट हो या डाउट अराइज हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सिग्निफिकेंस ये होता है, जब हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको समझना ये है, मीनिंगफुली सिग्निफिकेंस इसका ये है कि एवरी अदर लॉ हैज टू अबाइड बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है whatever has been written has to be followed by all the organs working in the constitution। जो भी संविधान में लिख दिया गया है वही पत्थर की लकीर है, और जितने ऑर्गन संविधान में काम करते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो या और भी संस्थाएं हैं, सबको संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। मतलब अगर लॉ भी बनेगा तो लॉ हैज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है। देखिए, संविधान एक आउटलाइन होती है, संविधान एक आउटलाइन होती है, एक रेफरेंस होता है, एक तरीके से मेजर पॉलिसी होती है। सब कुछ संविधान में डाला नहीं जा सकता, तो संविधान तो आपको एक मेजर पॉलिसी दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, डे टू डे चेंज होती हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए उनको सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं। तो जब भी कोई लॉ वगैरह बनाया जाएगा तो हमेशा संविधान के रेफरेंस में ही बनेगा। कोई भी लॉ संविधान से मैच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, विधानसभाओं ने बनाया है, वो संविधान से मैच नहीं होता तो वो संविधान वो लॉ जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा और वो खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वॉट एवर हैज़ बिन रिटन हैज़ टू बी फॉलोड ऑलवेज। जो भी लिख दिया गया है संविधान में वही उसका फाइनल पॉइंट है। जब भी कुछ नया बनाया जाएगा, जब भी कुछ नया लिखा जाएगा, इट हैज़ टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ द ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो हमेशा लॉ का डीएनए और संविधान का डीएनए मैच करना चाहिए। अगर लॉ का डीएनए संविधान के डीएनए से मैच नहीं करेगा, इसका मतलब लॉ संविधान के अनुसार नहीं है। ये सिग्निफिकेंस है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी डन एज पर व्हाट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग कैन बी डन आउटसाइड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये कह देते हैं
कि संविधान अमेंड हो सकता है, संविधान अमेंड हो सकता है, यस संविधान अमेंड हो सकता है। ऐसा संविधान तो होना भी नहीं चाहिए कि जो अमेंड ना हो पाए। तो संविधान अमेंड तो हो सकता है, लेकिन जब भी संविधान अमेंड होगा इट हैज टू बी अमेंडेड एज पर द स्पिरिट ऑफ व्हाट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास अधिकार है, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में संविधान को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन पार्लियामेंट जब भी संविधान को अमेंड करेगा वो संविधान की स्पिरिट में, संविधान की सोल को ध्यान में रखते हुए ही चेंज करेगा। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता जो संविधान की स्पिरिट के बाहर चला जाए। इज द रियल मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ऐसे लिख सकते हैं, द एवरीथिंग रीरिटन शुड बी एज पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात समझ में आई? मतलब जो भी नया लिखा जाएगा, एवरीथिंग रीरिटन, मतलब संविधान को भी चेंज करना है या कोई कानून बनाना है, जो भी आगे लिखा जाएगा इट हैज टू बी एज पर व्हाट एवर इज ऑलरेडी रिटन। जो पहले से लिखा जा चुका है उसकी इच्छा के बाहर, उसकी सोल के बाहर, उसकी स्पिरिट के बाहर कुछ चीज नहीं जा सकती। इसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर कल पार्लियामेंट ये कह दे कि हम संविधान को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए एक रूलिंग पार्टी की, एक पर्टिकुलर पार्टी का बहुमत पूरा आ जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में, और वो पार्टी ये चाहे कि संविधान को हम पूरा रीराइट कर देंगे, नए तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं, आर्टिकल 368 में संविधान को नया रूप दे सकते हैं। बट इट हैज़ टू बी रिटन और इट हैज़ टू बी री रिटन एज पर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर संविधान नया लिखा भी जाएगा तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हदों के बाहर नहीं जाएगा। अगर ऐसा कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जुडिशियल रिव्यू करके उन सारे संशोधनों को खारिज कर सकता है। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत भारी वर्ड होता है, बहुत डीप मीनिंग वाला वर्ड होता है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो एक लिमिटेशन है ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम के। जितने सिस्टम्स के ऑर्गन हैं उनके ऊपर लिमिटेशन है कि आपको फॉलो करना होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इन वर्ड्स एंड इन द स्पिरिट ऑफ द वर्ड्स। जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए की जो आत्मा है उसको फॉलो करना होगा। तो थर्ड फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, the Constitution is flexible as well as rigid. Flexible भी है और rigid भी है। The Constitution is flexible as well as rigid. अब देखिए फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड क्या होता है। जब हम कहते हैं संविधान फ्लेक्सिबल है या रिजिड है तो इसका कुछ मीनिंग होता है। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान एक रूल बुक है। और रूल बुक क्या करती है? रूल बुक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। हम पहले से नियम बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये फॉलो होगा, ऐसा होगा तो ये फॉलो होगा। देश के संदर्भ में वो प्रॉब्लम जो अराइज हो सकती हैं, वो नियम जो बनाए जा सकते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। क्लियर? इसका मतलब जो जो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं उनका एक रेडीमेड सॉल्यूशन देने की कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम्स का नेचर तो चेंज हो सकता है। 1950 में जब संविधान बनके तैयार हुआ तब कुछ ऐसी समस्याएं थी जो शायद आज नहीं है। क्लियर? और कुछ नई समस्याएं आज हो गई हैं जो 1947 या 50 में नहीं थी। इसका मतलब संविधान अगर ऐसा बना दिया जाए जो एक समय को ही एड्रेस करे तो वो एक समय के बाद ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए संविधान हमेशा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि वो क्या हो, वो नई इश्यूज को एड्रेस करता रहे। इट शुड बी अमेंडेबल, इट शुड बी अमेंडेबल। जो उभरती हुई समस्याएं हैं उनका अगर निवारण नहीं करेगा संविधान तो वो खत्म हो जाएगा। नई समस्याएं बहुत सारी हैं,
इनका कहीं सॉल्यूशन संविधान में नहीं मिलेगा, इसका मतलब संविधान नई उभरती हुई समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रहा है। इसलिए संविधान फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए, अमेंडेबल होना चाहिए। अब जो चीज़ें नई आ रही हैं उनके हिसाब से इसे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 368 हुआ करता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यह संविधान आज लागू हो सकता है, आज चल सकता है, कल चल सकता है, कई सौ साल तक चल सकता है, कई साल तक चल सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आने वाली पीढ़ियां इसको चेंज करना चाहेंगी और चेंज होना भी चाहिए। संविधान डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिक है, डायनेमिक होना चाहिए। संविधान एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि इतना फर्टाइल है कि इस पे नए आइडियाज जन्म लेकर अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, डायनेमिक है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये अमेंडेबल है, हम चाहें तो इसमें चेंज ला सकते हैं। इस नाते तो ये फ्लेक्सिबल हो गया। 100 से ज़्यादा बार हमारा संविधान चेंज हो चुका है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है ना। नई नई समस्याओं को हमने एड्रेस किया है और संविधान में जगह दे दी है। आर्टिकल हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल्स इसमें जोड़ दिए हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे कानून बन गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे कह देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ दिया गया, जिसमें राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हुआ करता है, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब बच्चों की शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट थी। संविधान में बच्चों की शिक्षा के प्रावधान हैं, बट हमने उसे इतना इंपॉर्टेंट माना कि हम संविधान में लिखना चाहते थे उसे, तो हमने उसे अमेंड कर दिया 86th अमेंडमेंट एक्ट से। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस संविधान में हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा बार हो चुके हैं। इससे ये तय होता है कि यस, हमारा संविधान तो बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है और हमारा संविधान बहुत सजग है, बिल्कुल सजग रहता है। जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं उनको तुरंत कहता है यस, इसे चेंज करो और इनकॉर्पोरेट करो, तो फ्लेक्सिबल है। लेकिन फ्लेक्सिबल इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसको डिस्टॉर्शन में चला जाए। जिनके हाथ में संविधान चेंज करने की पावर है, वो उसे ऐसा तो चेंज ना कर दें कि संविधान की जो सोल थी, स्पिरिट थी, आत्मा थी, ओरिजिनलिटी थी, वही चेंज हो जाए। इस नाते ये रिजिड है, मीन्स इट कैन बी अमेंडेबल बट नॉट एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड। सब कुछ चेंज नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केशवानंद भारती केस में, और उन्होंने कहा एक थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होती है, संविधान का मूलभूत ढांचा होता है। संविधान के मूलभूत ढांचे को उन्होंने डिफाइन कर दिया केशवानंद भारती केस 1973 में, और कह दिया आप खूब संविधान चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो उसकी जड़ें हैं, जो उसकी सोल है, उसकी आत्मा है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इवन विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 भी चेंज नहीं कर सकते। रूलिंग पार्टी की लोकसभा में, राज्यसभा में 100% सीटें आ जाएं, तब भी वो चाहें तो कुछ मुद्दे चेंज नहीं कर सकते। इस नाते रिजिड है। बहुत कुछ चेंज हो सकता है, कुछ कुछ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हेंस इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। इसलिए कह देते हैं फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसको रिजिड बनाती है, अदरवाइज आर्टिकल 368 इसको फ्लेक्सिबल बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी अमेंडेड बट नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स कैन बी अमेंडेड। ज़्यादातर चीज़ें अमेंड हो सकती हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें कभी अमेंड नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। गॉट माई पॉइंट। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल और मोर रिजिड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल और मोर रिजिड, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर फ्लेक्सिबल और मोर रिजिड? तो यू शैल आंसर दिस क्वेश्चन इन व्हाट, इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या है। तो एक फीचर हो गया, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश a federal system with centralizing tendency
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरल सिस्टम है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में सत्ता का, पावर्स का बंटवारा है। देयर एग्जिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो ये फेडरल हो जाता है। स्टेट लिस्ट होती है, उसमें स्टेट्स काम कर सकती हैं। सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें सेंटर काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, तो ये फेडरल है। लेकिन ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दी गई है कि इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूनियन, मोर पावर्स आर गिवन टू द यूनियन, हेंस इट इज फेडरल सिस्टम, इट हैज फेडरल सिस्टम but it is more inclined towards the center. Why it is so? It is so because जब हमारा देश बना था, मैंने आपको बताया भिन्नताओं का देश था, बहुत सारे राज्य रियासतें मिलकर भारत बना था। ऐसे में अगर सेंटर को स्ट्रांग ना रखते तो ये देश अपनी इंटेग्रिटी खो देता, अखंडता खो देता और ये बिखर जाता। ऐसे में हमारे हालात ऐसे थे, भिन्नताओं का देश था, ऐसे में सेंटर का स्ट्रांग होना ज़रूरी था। तो संविधान को लिखा ऐसे गया है कि संविधान सेंटर जब चाहे अपने हाथ में कुछ पावर्स ले सकता है। वैसे राज्यों को बहुत अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कि राज्य इस देश की इंटीग्रिटी को चैलेंज करने लगे, इसकी यूनिटी को चैलेंज करने लगे। हेंस वैसे ये फेडरल सिस्टम को, फेडरल स्पिरिट को ऑनर करता है और कहता है कि यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बाकायदा रहे और चले, लेकिन हाँ, अगर राज्यों ने गड़बड़ की तो फिर सेंटर हरकत में आ जाएगा और राज्यों की पावर्स कुछ हद तक अरेस्ट कर सकता है। इसलिए इट हैज़ गॉट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी विद अ फेडरल सिस्टम। सेंटर की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। स्पेशल कंडीशंस में ये सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रीपिटली इंक्लाइंड हो जाता है। अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को दबाने के लिए इसे सेंट्रीपिटली इंक्लाइंड होना पड़ता है, सेंटर की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। तो हेंस इट हैज़ फेडरल सिस्टम विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा फेडरल सिस्टम एक टॉपिक के तौर पे, तो काफ़ी कुछ बताऊंगा। तो एक फीचर ये हो जाता है। अगला फीचर देखते हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ वेलफेयर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? क्या होती है वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर का मतलब है सबका भला हो, है ना, सबका विकास हो। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट वेलफेयर स्टेट है, ये भारतीय संविधान वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करता है, तो डीपीएसपी में आप जाएंगे तो डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में बाकायदा मेंशन है कि संविधान वेलफेयर स्टेट के तौर पे ही बनना चाहिए। स्टेट की पूरी कोशिश है कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, हैं, तो वेलफेयर स्टेट हो जाती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल स्टेट intervenes with affirmative action। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ अफर्मेटिव एक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का विकास करने में सभी एक से विकसित तो नहीं हुए हैं। जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो विकास की राह में पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंटल रेस में they have been left behind, for bringing them at par, to develop them, government intervenes with the help of subsidy in fertilizers, with the help of pension, with the help of cheaper loans, with the help of scholarships, with the help of different things। मतलब जब सरकार सरकारी पैसे से लोगों का विकास करने के लिए हस्तक्षेप करे, उसे वेलफेयर स्टेट कह देते हैं। तो यही समाजवाद का एक फंडामेंटल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे विकास का मुद्दा लोगों पे छोड़ दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया गया है। मतलब सरकार खुद एक्शन लेती है ताकि लोगों का विकास हो जाए जो पिछड़े हुए होते हैं। ऐसा होता है तो ये कहलाती है वेलफेयर स्टेट। और लेजिस्फेयर स्टेट वो होती है, फ्री ट्रेड प्रिंसिपल जो क्या कहते हैं लेजिस्फेयर स्टेट। लेजिस्फेयर स्टेट वो होती है जहाँ मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ देते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता है पैसा कमा ले, कंपटीशन करे और आगे बढ़े। वो एक अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पर इतनी बैकवर्डनेस है, यहाँ पर सरकार इंटरवीन नहीं करेगी तो कुछ लोगों का विकास कभी
नहीं हो पाएगा और हैव लॉट्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स विद अफर्मेटिव एक्शन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज एटसेट्रा टू सपोर्ट व्हाट वीकर सेक्शंस टू come upwards in the ladder of success and development, that is called a welfare state. Hence Indian constitution conceives a welfare state. State should intervene, come forward to bring people, to uplift people, लोगों का उत्थान करने के लिए सरकारें मदद करें, तो ये वेलफेयर स्टेट भी होती है। Now 7, it establishes or it allows fundamental rights. Fundamental rights with remedies in case of their infringement. हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हम फंडामेंटल राइट्स पे देखेंगे। संविधान फंडामेंटल राइट्स देता है, लोगों को मौलिक अधिकार देता है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, ऐसी उसकी कामना है। और ये भी कहता है संविधान कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएं, आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई सरकार हस्तक्षेप करे या कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे तो आप तुरंत कोर्ट चले जाइए। इसका मतलब यह है कि रेमेडीज भी हैं। अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो कोर्टों की ड्यूटी है, और ड्यूटी भी संवैधानिक ड्यूटी है कि आपके अधिकार आपको वापस दिलाए जाएं। तो इट गिव्स पीपल फंडामेंटल राइट्स विद रेमेडीज इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आपको रेमेडी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में मिलेगी और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में मिलेगी। आप कोर्ट जाके सीधे फंडामेंटल राइट्स के लिए बात कर सकते हैं। हेंस it gives you fundamental rights with remedies in case of infringement. Fundamental rights are meant for overall development. And another is it establishes an independent judiciary. Independent judiciary with power of judicial review. With power of judicial रिव्यू। हमारा संविधान एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टैब्लिश करता है विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव? नो, द सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट। द कोर्ट ड्रॉज ऑल द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डज नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। तो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। रूल ऑफ लॉ होने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स सारी पावर्स कहाँ से लेते हैं? संविधान से लेते हैं। और इनके पास एक पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। मतलब अगर कोई भी एक्शन एग्जीक्यूटिव का है, कोई भी एक्शन लेजिस्लेचर का है, अगर वो सही नहीं है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर देगा, उस एक्शन को खारिज कर देगा। कोर्ट के पास ताकत है कि वो एग्जीक्यूटिव के कोई भी कानून बनाए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट एक कानून बना के कह दे कि सारी अधिकार पार्लियामेंट के हाथ में है। या फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अगर थोड़ा सा भी शक है कि ये व्यक्ति एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसे जेल में बंद कर देंगे और उसके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। और कड़े कानून बनाता चला जाए, अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स बेवजह इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो कोर्ट उस कानून को तुरंत जुडिशियल रिव्यू में लेके उतने हिस्से को खारिज कर देगा जितना हिस्सा लोगों के अधिकारों का बेवजह हनन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जुडिशियल रिव्यू करता रहता है, सरकारों को नकेल डाल के रखता है, पार्लियामेंट को नकेल डाल के रखता है। आप अपनी हदों के बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस्टेब्लिश करता है हमारा संविधान। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। इट प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। इट प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। वैसे हमारा देश भिन्नताओं का देश है, राज्य भी हैं, राज्यों के पास अपनी पावर्स भी हैं, लेकिन नागरिकता एक है।
डोमिसाइल अलग अलग हो सकते हैं, नागरिकता एक है। आप कहीं के भी रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता एक है। आप रीजनल एलिजियंस भी रख सकते हैं। आप कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक के प्रति आपका स्नेह हो सकता है, कर्नाटक के कल्चर के प्रति स्नेह हो सकता है। आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप भारतीयता को साइड में कर दें, देश की इंटीग्रिटी को साइड में कर दें। इसे नागरिकता सबकी एक है। आपके रेजिडेंस और डोमिसाइल अलग अलग हो सकते हैं। तो इवन दो वी आर ए फेडरल कंट्री, यूजुअली फेडरल कंट्री में नागरिकताएं दो हो जाती हैं, एक देश की और अपने एक राज्य की। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का प्रोविज़न किया है, इसलिए हमारे देश में सब राज्यों के लिए भी होते हैं। राज्यों के प्रति उनकी एलिजियंस भी हो सकती है, वफादारी भी हो सकती है, लेकिन अगर उनको चूज़ करना पड़े तो वो देश की वफादारी को ही चूज़ करेंगे। ऐसा ही संविधान कहता है। राज्य बाद में है, देश पहले है। जैसे इशू चल रही थी कर्नाटक का अपना फ्लैग होना चाहिए, कर्नाटक में इशू उठी थी, तो ये भी निकल के आया कि यस, कर्नाटक का अपना फ्लैग हो सकता है, लेकिन इस हद तक उसकी एलिजियंस नहीं हो सकती कि वो नेशनल फ्लैग के ऊपर काम करने लगे। तो मैनी इश्यूज आर देयर विच चैलेंज द फेडरल सिस्टम ऑफ द कंट्री, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए देश फेडरल है, लेकिन नागरिकता एकल है। सो दीज आर सर्टेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान सेकुलरिज्म भी इस्टेब्लिश करता है। सेकुलरिज्म में आपको बता चुका हूँ जब मैंने प्रेम्बिल बताया था आपको, ये सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश करता है। संविधान जो है, इसका मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि देश का कोई धर्म नहीं, देशवासियों के अपने अपने होते हैं। देश का धर्म नहीं होता, देशवासियों के अपने अपने होते हैं। धार्मिक कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। सेकुलरिज्म पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सो these are certain features of Indian Constitution, salient features. So hope you have understood these concepts of Indian polity through salient features. बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं आपको आगे भी बताता जाऊंगा, आपकी समझ में आएंगे। इन नोट्स को आप बना लीजिए, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इवन मेंस लिख रहे हो, उसमें भी ये कंसेप्ट्स आपके काम आएंगे। चलिए, आपको ये पसंद आया होगा, इसके नोट्स बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी और क्या क्वेरीज हैं, क्या आपके समझ में नहीं आया। हम डाउट क्लासेस भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।